जाने जहां में खुश आमदीद, नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, एपिसोड 51। और सीन शुरू हो रहा है उस रात से जिसके बाद अमराहा को जाना है पाकिस्तान। लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही। और नींद क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए क्योंकि आलियान साहब उससे मिलने ही नहीं आए। और वो बस इन्हीं सोचों में गुम है कि कहीं वो उसे भूल तो नहीं गया। लेकिन फिर क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। अगले दिन जब उसकी फ्लाइट थी पाकिस्तान की, तो रात को सोते हुए गैर मामूली आवाजों के इर्तियाज से उसकी आंख खुल गई। दिन भर उसकी आलियान से बात ही नहीं हो सकी थी और बड़ी दिल गिरफ्ती से वो सोई थी कि वो उसे भूल गया और आखिरकार भूल ही गया। वो चंद दिनों से काफी मसरूफ नजर आ रहा था। उससे खड़े खड़े मिल जाता और मामा मेहर के साथ तो बातों में मसरूफ ही रहता। उसके सामान को उसने मानी खेजी से देखा और कोई तबसरा नहीं किया और उसे ये सब बुरा ही लगा था। अरे वो जा रही है और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यानी मोहब्बत फिर से कम होने लगी है और दोनों के दरमियान मुतवक्के जरूरी बातें एक तरफ ही रह गईं। और क्यों रह गईं? वो तो सोचती ही रह गई। तो रात के पहले पहर उसकी आंख खुली और उसे समझ नहीं आई कि इतनी ठंड में भी साधना ने उसके कमरे की खिड़की आखिर किस लिए खोल दी है कि वो जो ब्राजीला में गोली से नहीं मरी तो यहाँ आकर ठंड से ही मर जाए। जब वो सोई थी तो खिड़की बंद थी, लेकिन अब खुली थी और ठंडी हवा फुर्सत से अंदर आ रही थी और साथ अपने संग कुछ और भी ला रही थी। ये नन्ही मुन्नी छोटी बड़ी घंटियों के हवा के दोष पर बचने की आवाजें थी और वो जेरे लब हंसी। ये मेरा ख्वाब है? नहीं तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। वो खिड़की तक आई और धुंध में लिपटे दरख्त पर शटल कॉक की बैरूनी दीवार पर लगी रोशनी ऐसे पड़ रही थी कि वो आधा अंधेरे में था और आधा नीम रोशनी में। और जो नीम रोशनी में था वो रंग बिरंगी अश्काल में झूलते कार्डों से सजा हुआ था। और वो उस दोशीज़ा की तरह मुस्कुराई जिसे उसका गुमशुदा जूता मिल चुका था। और अब हाल माजी के दरख्त की शाखों पर फातेह होने पर मुतबस्सम है। तो शहजादे ने जान लिया कि उसे क्या करना है और अधूरी कहानी मुकम्मल कर ली गई है। उसने गर्म कोट पहना, दाएं हाथ से मफलर को गर्दन पर बल दिए। उसे बाएं हाथ से काम करने में मुश्किल होती थी, लेकिन अब ये मुश्किल भी रफा हो गई थी। दरअसल सारे ही दर्द ब्राजीला के हॉस्पिटल में ही रफा हो गए थे। उसने हर रात दरख्त पर झूलते पैगामात को पढ़ने के ख्वाब देखे थे और वो दुआ करती थी कि हकीकत में ना सही लेकिन ख्वाब में ही उसका ये ख्वाब पूरा हो जाए। ख्वाब पूरा नहीं हुआ, बल्कि ख्वाब निकलकर हकीकत में बदल गया। वो बैरूनी दरवाजे से बाहर आई और घूमकर अपने कमरे के सामने लगे दरख्त की तरफ आई और जरा दूर खड़ी होकर दरख्त को देखती रही और देखती ही रही। और वो जो मंजर उसके सामने नजर आ रहा था उसे तो देखकर उसे यकीन ही नहीं आ रहा था और वो बुड़बुड़ाई और कहने लगी, ये मेरा ख्वाब ही है। हाँ बस जरूर मेरा ख्वाब ही है ये। पैगामात मुख्तलिफ दिलकश रंगों के रिबनों से बंधे हुए झूल रहे थे और आसपास की दूसरी शाखों पर मुख्तलिफ आराइशी फीते अपनी अहमियत अपनी खूबसूरती से बढ़ा रहे थे। और जमीन पर मौजूद दरख्त अलही खित्ते का शाह बना ताज पोशी के लिए कायम खड़ा था। और बहुत देर तक खड़े रहने के बाद वो दरख्त के पास आई और हाथ बढ़ाकर कई शाखों को एक साथ लहरा डाला और घंटियों ने रांझे की बुनी सारी धुनें अपने अंदर समोकर उन पर से अपना इख्तियार उठा डाला। माजी मिट चुका है। वक्त ने पुराने स्कूल से आरास्ता अपना थाल उलट डाला और सिर्फ एक ताज सिक्के से खुद को सजा डाला। आलियान। सिक्के पर कुंद नाम उसने अमराहा की तरफ उछाल दिया जो पेशानी से ऊपर सज गया। अमराहा। उसी सिक्के पर कुंद दूसरा नाम उसने आलियान की तरफ उछाल दिया जो पेशानी के नीचे उसकी आंखों में दमक उठा। वो अंधेरे हिस्से की तरफ खड़ा था और अमराहा उसकी मौजूदगी से अनजान थी। उसका ख्याल था कि उसे अमराहा को दरख्त तक लाने के लिए बहुत तरद्दुद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था।
तरद्दुद अब सिर्फ गुजर चुके वक्त का ही हिस्सा बने रहना चाहता था। घंटियां फानूसी रागों पर अजारादारी रखती सरमस्ती में झूमने लगी। जो ख्वाब हकीकत हो जाते हैं वो ख्वाब हर साथ आया करते हैं। वो दम बखुद खड़ा सोचने लगा। वो जो 2 घंटे उस दरख्त के साथ मसरूफ रहा था, उसे भी ये यकीन होने लगा कि इस बार फिर से ये ख्वाब ही है। अंधेरे से रोशनी की तरफ उसने कदम बढ़ाए और अब घंटालियां महरोज के हुक्म की बजा आवरी करती महरम के कानों में सरगोशियां अया करने को लपकी और पस मंजर में बजती अल्लाह रखा रहमान की राजो नयाज करती धुने प्रेम प्रीत के सरगम पर दिल धुनते महवे इजहार हो गई। और फिर रात के जर्रों ने कतारें बांध ली और रोशनी की लकीरें फुलझड़ियां बन गईं। हल्की हवा उन दोनों के बाल उड़ा रही थी और वो दोनों अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी मंजिलें तय कर रहे थे। अमराहा का ख्याल था कि इस लड़ी को कोरल, साई और उसने मिलकर सजाया और फिर चले गए होंगे। उसने हाथ बढ़ाया और हवा के संग झूलते एक पैगाम को पकड़कर वो पढ़ने लगी, जिस पर लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। और दिल फरेब खुशी के एहसासात अमराहा के दिल पर तो नाजिल से होने लगे थे। और फिर वो आगे बढ़ी और दूसरा पैगाम पढ़ने लगी, तुम एक जादूगर हो अमराहा। और अमराहा यूं मुस्कुरा दी जैसे उसकी बात ही चुरा ली गई हो। और फिर उसने मजीद आगे पढ़ा जहां लिखा था, जब तुमने रोना शुरू किया ना तो मेरा दिल चाहा कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर ना रो दूं, क्योंकि 2 एक जैसे लोगों को एक ही जगह बैठकर रोने का इससे अच्छा मौका और कब मिलता। स्टूडेंट पार्टी प्रैंक। और अमराहा ने कहकहा लगाया और जरा से डर गई, क्योंकि दरख्त के अंधेरे हिस्से में छुपा खड़ा आहलियान निकलकर सामने आ गया था। और उसे देखते कहने लगी, ओ तुम यहाँ? और जवाबन वो भी कहने लगा, अच्छा तो और मुझे कहाँ होना चाहिए था। उसने हाथ बुलंद किया और उसके सर पर झूलते पैगामात से बंधी घंटियां लहरा डाली और मोतबर आसमान और जरखेज जमीन ने बड़ी मोहब्बत से अपनी समातों के पट उन मुतरन्नम आवाजों पर वाह किए। और अमराहा को तो याद आया कि वो उससे नाराज थी ना, तो कहने लगी, जहां गायब रहने के लिए तुम मौजूद रहते हो। और वो मोहब्बत के निखरे एहसास से उसे देखता रहा, तो वो नाराज होना सिर्फ अपना ही हक समझती है। और फिर उसने कहा, मैंने इन पैगामात को ना जला डाला था। मेरी यादाश्त अच्छी है कि मैंने इन्हें चंद रातें और चंद दिन लगाकर फिर से लिखा है। वो अपने गायब रहने की वजह बता रहा था, लेकिन नामुकम्मल। और वो अमराहा से छुपा रहा था कि वो दरअसल बसदे शौक के मसरूफियात में गलता रहा था। यानी वो जो इतने दिनों से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था और इग्नोर कर रहा था, तो वो जो मसरूफियात थी उनमें से एक ये भी थी। उसने उससे कहा कि मैंने इन पैगामात को तो जला डाला था, लेकिन मेरी यादाश्त अच्छी है और मैंने इन्हें चंद रातें और चंद दिन लगाकर फिर से लिखा है। वो अपने गायब रहने की वजह बता रहा था, लेकिन नामुकम्मल। और फिर न जाने उसे क्या सूझी और उससे कहने लगा, तुम्हारे बालों की नोकें तुम्हारी आंखों को परेशान कर रही हैं, क्या मैं तुम्हारी आंखों को इस परेशानी से बचा लूं? और उसने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से पूछा और जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसकी आंखों को परेशानी से बचा लिया। अपनी पेशानी पर उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करते ही अमराहा जरा पीछे हुई और सर उठाकर फिर पैगाम पढ़ने लगी। उसने एक चालाकी की थी, यानी उसने दूसरी जुबानों में काफी पैगामात लिखे थे ताकि अमराहा उससे उनके मतलब पूछे। अब ये जो मुख्तलिफ जुबानों में उसने ये पैगामात लिखवाए थे, तो उसने कैसे लिखवाए? दरअसल वो 2 दिन तक हॉल में मुख्तलिफ हॉलमेट्स के कमरों की तरफ भागता रहा था और उसके हॉलमेट्स भी ज़ेरे लब हंसकर उसे लिख लिख कर देते रहे थे, जबकि कोरल और साई उसके कंधों पर चढ़े लिखने वालों को आंख मारते रहे थे। यानी कि कोरल यहाँ भी बाज ना आया अपनी शरारतों और हरकतों से, और इस बार तो उसने साई को भी अपने साथ मिला लिया।
होता कुछ यूं था कि जब भी आलियान किसी अपने हॉलमेट के पास जाता कुछ भी लिखवाने के लिए, तो पीछे से कॉरल आंख मारकर और इशारा करके उसे उसका उलट लिखने के लिए कह देता। यानी मिसाल के तौर पर अगर आलियान ये कहता ना लिखने के लिए कि लिखो, मुझे इजाजत दो कि मैं अख अख की तकरार पर लहराती तुम्हारी नाक को पकड़ लूं, अगर आलियान ये लिखने के लिए कहता था ना, तो कॉरल की आंख और हाथों के इशारों पर कुछ इसका मतलब ये निकलता था। क्या तुमने ठीक से नाक पोंछना सीख लिया? नहीं ना? यानी अभी भी तुम आइसक्रीम चॉकलेट के साथ बहती नाक, उफ गंदी। यानी आलियान जो बोलता जा रहा था, कॉरल उसके ऑपोजिट कुछ उल्टा ही लिखवाई जा रहा था। अब मिसाल के तौर पर अगर वो चाइनीज में जाकर ये लिखवाता कि तुम एक अच्छी लड़की हो, बल्कि तुम में कई अच्छी लड़कियां छुपी हुई हैं, अगर वो ये बता रहा होता ना, तो कॉरल के मुताबिक क्या लिख रहा होता वो? तुम एक पटाखा लड़की हो, बल्कि तुम में कई बड़े बड़े पटाखे फूट पड़ने को है। और जापानी जुमले का असल तर्जुमा, खुदा के लिए अपने एशियन फ्लैग को संभालना सीख लो। आदि यूनिवर्सिटी इससे उलझकर जख्मी हो चुकी है और जो आदि बची है वो जख्मी होने के लिए कतार में खड़ी है। और मिस्री जुमले का, खुदा का शुक्र है हमारा मैनचेस्टर डूबने से बच गया। और फिर अगर कोरियन जुमला आलियान ने ये लिखने के लिए कहा था ना कि मुझ पर शुक्र लाजिम है, तो दरअसल वो कुछ यूं लिखा गया था कॉरल के इशारों के बाद। हम भी मैनचेस्टर की पैदावार अपनी एक अमराह तो लाहौर पर उतारे हिंगे। उन्हें भी तो मालूम होना कि दिन में सितारे और रात में सूरज कैसे दिखते हैं, तो फिर क्या वो शुक्र अदा कर पाएंगे? और अगला जुमला अतालवी में लिखा था और आखिरकार वो इस पैगाम तक पहुंच ही गई। और उसने कहा कि ये क्या लिखा हुआ है? और आलियान मुस्कुराया, उसे उसने देखा और फिर झुका और एक घुटने को टेक कर जमीन पर वो बैठ गया और उसका दायां हाथ पकड़ लिया और कहा, इसका मतलब है मेरे सामने झुककर मेरा हाथ थाम लो। गुलसुर्ख की गुजरगाहों की राही बनी वो लहरा सी गई। और उसने कहा, इतने छोटे से जुमले का इतना बड़ा मतलब? और क्या खूब जवाब दिया आलियान ने। कहने लगा, हाँ, जैसे एक अमराहा का मतलब सारा आलियान। उसने कामलियत लिए कहा और अब उसके आगे दूसरा पैगाम था जो फ्रेंच में था। और अमराहा ने आलियान को देखा और मतलब पूछने की गलती नहीं की, लेकिन उसने मतलब बताने की जल्दी तो जरूर की थी। आलियान ने फौरन से कहा, इसका मतलब है कि मेरा दूसरा हाथ भी थाम लो। और बैठे बैठे ही उसने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। इस बार तो उसकी हंसी इतनी देर तक गूंजती रही कि वो सैफुल मलूक पर उतरती परियों की आंखों की चमक ही बन गई। और एक पैगाम जो मैंने लिखा ही नहीं वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और उसका अंदाज बांसुरी हो गया और अल्फाज राहे गुल अरगौन की तरफ पेशकदमी करने लगे। और आलियान ने ये क्या कह दिया? आलियान ने कहा, वो पैगाम जो मैंने लिखा ही नहीं मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वक्त ने खुद को एक बार फिर से दोहराया और आलियान ने कहा, मुझसे शादी करोगी अमराहा? सवाल फिर से दोहराया गया और इस बार तो दोनों हाथ थाम कर और सब कुछ जान कर। और अमराहा का तो पूरा वजूद ही एक खौफ में सिमट आया और उसे याद आया कि जिंदगी अभी किन किन मराहिल को हथेली पर सजाए खड़ी है। जो पीछे रह गया था फिलहाल वो अब आगे आने वाला था, लेकिन उसने पहले वाली गलती दोबारा नहीं की, बल्कि उसने हाथ बुलंद किया और घंटियों को लहरा डाला और वो देर तक कबूलियत के ज़ेरे असर खुशी समझती रही। और वह खड़ी मुस्कुरा कर उसे देख रही थी और वो बैठा उसकी मुस्कुराहट पर निसार हो रहा था। मोहब्बत पर फरमान गालिब आ गया और फिराक को रुखसत की इजाजत दे दी गई, क्योंकि तमशालगर ने यानी कि मुसव्विर ने मोहब्बत को मन करके महरम बना दिया।
अब तो न तकरार की जरूरत रही और ना ही इनकार की हाजत। और सीन होता है यहाँ पे खत्म। वाओ वाओ एंड वाओ, क्या बात है आलियान भाई की, मतलब यहाँ पे जीत ही गए। उसके पाकिस्तान जाने से पहले उसे इतना अच्छा सरप्राइज दे दिया। अब पाकिस्तान का सफर वो कैसे तय करेगी, और उसकी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। वो जो सोच रही थी कि वो तो मुझे याद ही नहीं कर रहा। अमरहा, याद तो उससे किया जाता है जो भूल गया हो, और आलियान तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था। खैर, बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ जो कि शुरू होने जा रहा है लाहौर पाकिस्तान से, जहां पे फिर से खुशियां उसके इंतजार में हैं। बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कठिन कौन कौन से इम्तिहानात आने वाले हैं, क्योंकि उसकी फैमिली तो उसके बहुत अगेंस्ट रहने वाली है। अगर वो आलियान के बारे में बताएगी तो क्या कुछ होगा। वहां पे तो उसे खुशी मिल गई और वो मैनचेस्टर से निकलते हुए बहुत खुश थी। हर तकलीफ के बाद आसानी तो जरूर होती है ना, हर गम के बाद खुशी और हर अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह। तो अमरहा की रोशन सुबह का हो चुका है आगाज। आइए देखते हैं कि क्या होता है। वो लाहौर आ गई और ये देखकर तो बहुत ही खुश हुई कि घर ऐसे सजा हुआ था जैसे कोई बहुत ही अहम शख्सियत आ रही हो। उसका नया कमरा बेइंतहा खूबसूरत सजाया गया था, लेकिन वो कमरा उसने हम्माद को ही दे दिया और खुद अपने और दादा के कमरे में ही रही। दानिया की मंगनी टूटने की खबर तो उसे मैनचेस्टर में ही मालूम हो चुकी थी और वापस आकर अंदाजा हुआ कि खानदान से ताल्लुकात भी बराए नाम ही रह गए थे। सब घर वालों को उसके जख्म होने के बारे में दादा ने बता दिया था, लेकिन गोली लगने का नहीं। दादा अकेले उसे एयरपोर्ट लेने आए थे और वो समझी नहीं कि क्यों, क्योंकि उन्हें उसे गले लगाकर बहुत रोना था। ऐसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों इतना रो रहे हैं। अभी तो वो ठीक हुई थी और उसे दादा की हर हरकत मशकूक लग रही थी, बल्कि उसे दादा से ही डर लग रहा था। ये इतना वक्त उसके दूर रहने का असर था या फिर जख्मी होने का। और दादी और अम्मा उसके साथ घर का इकलौता लाडला वाला सलूक कर रही थी, जैसे वो घर का इकलौता लाडला बेटा हो। और उसके आने के 3 ही घंटे के अंदर अंदर एक जंग भी छिड़ी हम्माद, अली और दानिया के दरमियान। और दानिया सब चीजें लेकर अपने कमरे में किला बंद हो गई। उन तीनों ने उसका सामान खोलकर खुद ही सब कुछ निकाल लिया और 3 घंटे भी पता नहीं वो कैसे रुके रहे थे। अब हम्माद दानिया को दरवाजा तोड़ देने की धमकी दे रहा था और दानिया साबित कदम रही। वो तो पैदाइशी ही बहरी थी और गूंगी भी। खैर, मजीद चंद घंटे लड़ने के बाद आखिरकार वो ये तय कर पाए कि क्या किसका है। उसे आए 1 दिन भी नहीं हुआ था कि उसने सुना कि दादी और अम्मा किसी फैमिली को घर बुलाने की बातें कर रही थी। और उसने बहुत ही आराम से खुद को वॉशरूम में गिरा लिया, यानी कि ड्रामा। और ये साबित कर दिखाया कि उससे तो चला भी नहीं जा रहा और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो तो बात करना ही भूल जाती है। यहाँ पे लगता है कि कौरल की जगह लेने वाली है अमरहा और उससे बहुत कुछ सीख कर आई हैं। और दादा अलबत्ता ज़ेरे लब हंसे, जिसे देखकर उसने सोचा, अच्छा तो ये अपना शहरयार तैयार करके बैठे हैं। 1-2 शहरयार दादी और अम्मा के पास भी है। उसने और आलियान ने इन सब मामलात पर अभी बात नहीं की थी, क्योंकि फिलहाल वो कुछ बिगाड़ना नहीं चाहती थी। उसे थोड़ा वक्त चाहिए था और अक्लमंदाना हिकमत अमली अपनानी थी उसे। वो ये सब वापस जाकर करना चाहती थी। मामला ज़ाहिर वैसे पेचीदा थे जैसे पहले थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि अब आलियान उसके साथ था। पहले तो उसे दादा को मनाना था ना। आलियान ने उसे बताया था कि दादा की और उसकी बात होती रही है और अमरहा ने यही सोचा कि जैसी सूरत हाल चल रही थी, दादा किसी से भी बात तो कर ही सकते थे और आलियान से भी, और ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं लगी थी। तुमसे मिलने कुछ लोग आ रहे हैं। जिस बिस्तर पर वो माजूर होने का ड्रामा किए हुए दराज थी ना, वहां उसके पास उसका हाथ पकड़कर दादा ने कहा। और जवाबन में कहने लगी, लेकिन मैं तो चल भी नहीं सकती, कैसे मिलूंगी? और आप भूल रहे हैं कि ब्राजीला में मुझे गोली लगी थी, और गोली समझते हैं ना आप? हाँ, गोली का मतलब गोली ही। और दादा हंसे।
تو دادا گولی کھانا کوئی آسان ہے؟ اتنی تکلیف رہتی ہے میرے شانے میں اور چلتی ہوں تو بری طرح سے چکر آتے ہیں مجھے. مینچسٹر سے لاہور میں نا میں صرف آپ کے لیے آئی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں. مجھے بیمار ہی سمجھا جائے دادا. تو وہ بیمار کے کمرے میں آ جائیں گے، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ دادا اس کے انداز سے محسوس ہوئے. ہو سکتا ہے نا کہ اس وقت میں سو رہی ہوں تو پھر وہ نیم درازی سے لیٹ گئی. تو کوئی بات نہیں، جب تم جاگ رہی ہوگی وہ تب آ جائیں گے. لیکن دادا میرے کمرے سے تو دوائیوں کی اتنی بو آتی ہے، اور مجھ سے بھی. ایسے موقع پر سادنا کہتی ہے چھی چھی، اور برا منہ بنانے میں اس نے سب بروں کو مات ہی دے دی تھی. اور دادا نے بھی اس کی بالکل نقل اتارتے ہوئے کہا ہی. اس موقع پہ دادا یہ کرتے ہیں. اور دادا کتنی دیر ہنستے رہے. اچھا تو میں ان مہمانوں کو انکار کر دوں کہ تم ملنا نہیں چاہتی؟ جی بالکل دادا، پھر کبھی صحیح. وہ کبھی جو کبھی نہیں آئے گی. تو پھر کب؟ تم تو مینچسٹر چلی جاؤ گی نا، اور شٹل کاک میں لیڈی مہر کے پاس، اور وہاں وہ تم سے تمہارا ہاتھ تو نہیں مانگیں گے نا امرہا؟ اس نے چونکنے میں وقت لیا کیونکہ بات دیر سے سمجھی، اور اس نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں امرہا، اب مذاق نہیں. انہوں نے افسردگی ملی سنجیدگی سے کہا. سنو میری پیاری بیٹی، مینچسٹر سے 2 لوگ، لیڈی مہر اور ان کا بیٹا آلیان، آج صبح لاہور آ چکے ہیں، اور اس وقت وہ ہوٹل میں ہیں. اور ابھی میں انہی کے ساتھ تو چائے پی کر آ رہا ہوں، اور کچھ ہی دیر میں مجھے ان کے پاس واپس بھی جانا ہے، اور کل دن میں آلیان ہمارے گھر آئے گا. اور امرہا کے دیکھنے اور سننے کے انداز میں بے یقینی تھی، اور اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا؟ اس نے سہم کر پوچھا، اور اس کا تو رنگ ہی پیلا پڑ گیا تھا، اور اس کے شانے میں تکلیف اٹھی اور بڑھنے لگی. وہ سب کر رہا ہوں جو اب میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں. مجھے تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں امرہا. تم جانتی ہو نا کہ میری ماں اس لیے مر گئی تھی کہ انہیں سانپ نے ڈس لیا تھا اور ان کا بروقت علاج نہیں ہو سکا تھا. ہم سب بہن بھائی ان کے گرد جمع ہو کر رو رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے موت ان کی سفیدی کو سیاہی میں بدل رہی ہے. وہ میری زندگی کا سب سے دردناک وقت تھا، اور دوسرا دردناک وقت وہ تھا جب تم میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی. امرہا تمہیں بھی سانپ نے ڈس لیا تھا، اور زہر تمہاری آنکھوں سے پھوٹ رہا تھا. وہ سمجور تھا، اور اس کا زہر تمہاری رگوں میں دوڑتا مجھے دکھائی دینے لگا تھا، اور تمہاری صورت کی سیاہی نے میری آنکھوں کا نور جذب کرنا شروع کر دیا تھا. اور میں جان گیا کہ بروقت علاج اگر نہ ہوا تو کون تمہیں مرنے سے بچا سکے گا؟ کوئی بھی نہیں شاید. میں نے آلیان کے لیے لیڈی مہر سے بات کرنی چاہی، لیکن مجھے سادھنا نے بتایا کہ آلیان اور ویرا شادی کر رہے ہیں. اور پھر میری غیرت نے گوارا نے کیا کہ میں آلیان سے بات کروں، لیکن میں نے خدا کے حضور اپنی بات رکھ دی تھی. تمہارا تریاق آلیان ہی ہے حقیقتاً، اور یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب میں نے برازیلا میں اس سے بات کی تھی. اور دادا نے سب ٹھیک کر دیا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم. او مائی گاڈ، یعنی دادا مان چکے ہیں آلیان اور لیڈی مہر لاہور میں ہیں، اور وہ آ رہے ہیں امرہا کا رشتہ لینے. مطلب سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے. واو. چلیں پڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. آلیان جب آئے گا اس کے سامنے تو کیا ہونے والا ہے اس کا ری ایکشن. اور یہ جو چھپا رستم نکلا، یعنی اس کی جو مصروفیات تھی، ایک تو یہ تھی کہ وہ ان کارڈز کو بنا رہا تھا، اور دوسری مصروفیت اس کی یہ تھی، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. اور آلیان جو یہاں تک لاہور تک آ گیا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں آیا.
यकीनन दादा की सपोर्ट रही है इस सब में कहीं ना कहीं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पहली बार ही आलियान से दादा की बात हुई थी तो दादा इम्प्रेस तो हो ही गए थे, और फिर बातों का सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि पहली ही गुफ्तगू के बाद दूसरी गुफ्तगू उनकी 1.5 घंटे के बाद हुई थी, और दादा ने आलियान को फोन किया था और उससे कहा था, तुम्हें बहुत हैरत होगी मेरी बात सुनकर, लेकिन अगर तुम ये यकीन रखो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एकदम से तुम्हें अपने दिल के बहुत करीब पाया है, और मैंने उतना ही करीब पाया है जितनी कि अमराहा है। मैं इन एहसासात की कदर करता हूँ जिनके ज़ेरे असर तुम इस हालत में नजर आ रहे हो। मैं एक बूढ़ा इंसान हूँ, मेरी सोचें भटक भटक जाती हैं, लेकिन मेरी एक सोच तुम पर आकर ठहर गई है कि मैंने तुम जैसे इंसान के बारे में अमराहा की बातें लापरवाही और तनफ्फुर से क्यों सुनी। मैंने इस बात को मामूली क्यों जाना जब उसने कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और आलियान खामोशी से सब सुनता रहा, और हकीकत ये थी कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दुनिया में वो अपनी अजमत की धाक किस किस पर बिठा चुका है। उसे सिर्फ एक ही दुख था कि जो पैगामात उसके लिए लिखे गए उसने वो नहीं लिए, और जो हाथ उससे छूट गया उसने वो मजबूती से पकड़ क्यों नहीं लिया। और इस वक्त उस पर अपनी जात की सारी पस्तियां और खराबियां आया हो गई थी, और उसने अपनी सारी बदसूरती देख ली थी। और फिर दादा ने एक आखिरी बात कही, कभी कभी हम बूढ़े ना कुछ बातें बहुत देर से समझते हैं। और दादा ने आखिरी बात की जो एक पछतावे का एहसास लिए हुए थी, और सीन हुआ खत्म। और अगला सीन दोबारा से शुरू हो रहा है अमराहा से और दादा से, और आज की किस्त में तो दादा की बातें दिल जीत रही हैं। जो इंसानियत का एक खूबसूरत सबक आज के इस एपिसोड में वो हम सबको सिखा रहे हैं, बहुत खूब। और ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि सबके पीछे इस प्लेजेंट सरप्राइज जो आलियान यहाँ आ चुका है, इसके पीछे कितना कुछ छुपा हुआ है जो कि अब सामने आ रहा है, और ये सब बहुत अच्छा है। और कैसे वो अपनी गलतियों को मानकर अपनी पोती पर, उसकी सोच पर, और इस माशरे की जो सोच है उस पर अफसोस, और अपनी पोती की सोच पर फख्र कर रहे हैं आज के एपिसोड में। कैसे वो मान रहे हैं कि हाँ उनसे गलती हुई थी, और ये मान लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। कैसे वो अमराहा के लेवल पर आकर उस जनरेशन को समझ रहे हैं और उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। दादा अमराहा से कहने लगे, तुमने मुझसे कहा कि इंसानों के हुजूम में तुम्हें एक ऐसा इंसान मिला जिसकी आंख में रहम दिली और अखलाक में नरमी है। तुम्हें ये कैसे भूल गया कि सारी जिंदगी तुमने बेरहमी और बद अखलाकी ही तो देखी है। तो अब इसकी असल कदरदान तुम ही तो थी। तुमने कहा अमराहा तुम्हें हमेशा अपनी किस्मत पर शक रहा जो आलियान के मिलने से रश्क में बदल गया, और तुमने कहा, हाँ तुमने कहा अमराहा के मशरिक एक गुंजल खिता है, फलसफियों के इन फलसफों से भरा हुआ जिनके पैंदे में तासुब होता है और किनारे पर मुनाफिकत। तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं कई रातें इस सोच को लेकर जागता रहा कि तुमने इतनी बड़ी बात कैसे सीख ली। तुम मुआशरे की जड़ों में कब घुस गई और खरी खोटी हकीकत कैसे उखाड़ ली। मैंने जान लिया कि तुम वाकई में बदल चुकी थी। मुझे पहले इस सोच ने परेशान रखा, और फिर जब मेरे दिल से खुद साख्ता तासुब छटा तो मुझे तुम पर फख्र हुआ। हाँ अमराहा, कीमती इंसान से मेरा मतलब हसब नसब वाला कीमती इंसान ही तो था, और मैं यही चाहता था कि तुम हम दोनों में से एक का इंतखाब कर लो, और ये थी मेरे किनारे की मुनाफिकत। अमराहा, हमें कुछ वक्त लगता है लेकिन हम अपना आप पा ही लेते हैं, और मैंने भी अपना खरा खोटा पा ही लिया। तुम्हारे पास तो कोई इंसानों को नापने का आला नहीं था, फिर भी तुमने ये जान लिया कि इंसान होना किसे कहते हैं, और मैं
जिसने माशरती जंगल में कई अशरे अपने पैमानों समेत गुजारे, मैं कैसे चूक गया? ये थी मेरे पेंदे की मुनाफकत। जिससे लगाव हो जाए उसके लिए हम कायनात में भाग दौड़ कर बहुत से फलसफे इकट्ठे कर लाते हैं कि देखो ये बेमिसाल है। हम उसे उस आंख से देखते हैं जो आंख दुनिया के पास नहीं होती। जो हमें रोशनी नजर आती है वो माशरे को अंधेरा दिखता है। अगर तुम बेकसूर होते हो तो कसूर हमारा भी नहीं होता। हम रहा हमें ये मान रहता है कि हमारी औलाद हमारा सर नीचा नहीं होने देगी, और ये भी सच है कि मेरे जैसे ये गरूर हासिल नहीं कर पाते कि हमने औलाद की खुशियों को नीचा नहीं होने दिया। तुम्हें पता है, एक दिन मैं पार्क में बैठा हुआ था और देख रहा था कि एक बच्चा परिंदों के पीछे भाग रहा है। फिर उसने अपने बाप से कहा कि उसे भी उड़ना है, तो उसके बाप ने उसे अपनी पुश्त पर फैला लिया और अपने बाजू फैलाकर उड़ने के अंदाज में भागने लगा। वो एक अच्छा इंसान था। उसने मुझे एक बात पर वक्त सिखाई कि मैं तुम्हारे वो पर क्यों नहीं बन गया कि तुम भी उड़ सको। मैंने तुम्हें मौत की तरफ आखिर क्यों धकेल दिया? मैंने तुम्हारे पर काट कर तुम्हें रिवायात में क्यों जकड़ दिया? तुम्हारा सारा जोशो खरोश खत्म हो गया, तुम्हारे मकासद फौत हो गए, तुम बुझ गई। तो अब मैं अपना आप तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हारी वो माँ और तुम्हारा वो बाप जो इंसान के दो पर होते हैं ना, कि अगर उसे ये दो पर ना मिलें तो वह कभी जिंदगी के आफाक पर नहीं उड़ सकता। मैं वो बनता हूं। तुमने अपनी हदें नहीं फैलांगी और मेरे लिए यही बहुत है अमरहा। अब मैं तुम्हें ये नसीहत फिर करता हूँ, चीजों से लापरवाही बरतो और उन्हें गुम कर दो, लेकिन कीमती इंसानों की परवाह करो और उन्हें गुम ना होने दो। जानती हो, लेडी मेहर ने खुद फोन किया था मुझे तुम्हारे लिए, और मैंने बहुत से हिसाब किताब लगाकर उन्हें और तुम्हें यहाँ बुलाया है। और मैंने ही उन्हें कहा था कि वो अपने आने के बारे में तुम्हें ना बताएं, क्योंकि मैं जानता था कि तुम उन्हें मना कर दोगी, तुम वाजिद से उन्हें डराओगी और फिर तुम खुद भी ना आती, क्योंकि तुम यहाँ की मुतवक्की सूरत हाल को समझती हो। और वाकई वही हुआ। अमराह डर गई और कहने लगी कि बाबा नहीं मानेंगे, और दादा जो से कह रहे हैं कि मैं वो तुम्हारे पर बनना चाहता हूं जिस पे बैठकर तुम उड़ सकती हो, अपने ख्वाबों को पा सकती हो, कहने लगे कि हाँ वो तो बात की बातें हैं ना। अगर तुम्हारे शाने में गोली के असरात कुछ कम हो गए हैं तो लेडी मेहर के लिए कमरा तैयार करो, वो आज रात हमारे घर रहेंगी। उनके आने की इत्तला मैंने तुम्हारी अम्मा और दादी को भी दे दी है। अरे शाने की तकलीफ क्या, यहाँ तो फिर सारी तकलीफें ही ख़त्म हो जाती हैं ना। शाने की सारी तकलीफ उसकी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हाँ नई तकलीफ उसके दिमाग में उठ चुकी थी, और वो थी बाबा और आलियान, और बस यही सोच रही थी वो, और सीन हुआ ख़त्म। लेडी मेहर वो फरिश्ता सिफ्त इंसान आज अमराह के घर आ रही है, जिन्होंने उसे अपने घर में पनाह दी थी और अपनी बेटियों से बढ़कर मोहब्बत दी थी, जिसने उनके पर बनने का रोल बहुत पहले अदा कर दिया था, जिन्होंने उसकी बहुत सारी गलतियों के बावजूद उसे माफ कर दिया था और अपने साथ रखा था। इसकी गलतियों के बावजूद उनकी मोहब्बत और शफकत में कोई कमी नहीं आई थी। उनके आलियान उनकी जान से बढ़कर अजीज बच्चे को रुलाने के बावजूद उनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई थी। वो फरिश्ता सिफ्त औरत वो आज इनके घर आ रही हैं, और इसके बाद क्या होने वाला है, आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट, और आई एम श्योर कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो फटाफट बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कितनी एक्साइटमेंट है, अगली एपिसोड जल्दी आनी चाहिए या नहीं, और वीडियो को कर दें फौरन से लाइक। इंशाल्लाह जल्द ही एपिसोड आएगी, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है ये नॉवेल, हार्डली 4-5 एपिसोड्स ही रह गए हैं, तो ज़रूर दिखाइएगा अपनी सपोर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।